तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। अब जैसे आप अपने सराउंडिंग में देखते होंगे तो आपको कई तरह के वर्किंग प्रोफेशनल्स दिखते होंगे, जैसे कोई किसान है, अनाज उगाता है, कोई मजदूर है जो मजदूरी करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर होगा एंड मेनी मोर। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब एक्टिविटीज़ को करने का जो प्राइमरी मोटिव है वो है इनकम जनरेट करना, यानी पैसे कमाना। एंड इसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कई पार्ट्स में डिवाइड करा गया है जिन्हें हम सेक्टर बोलते हैं। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, जिसमें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। देन फिर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के, जिसमें आता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देन फिर हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें आता है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। डरो नहीं, ये अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं, आगे एक एक करके सभी सेक्टर के बारे में डिटेल में बातें होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो इसमें हम नेचर में अवेलेबल रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हुए अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में अनाज उगाना हो, फिशिंग हो, माइनिंग हो, डेयरी हो एंड फॉरेस्ट्री हो, ये सभी प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ में आती हैं। एंड हाँ, अब हम इस सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो समहाउ पूरी तरह नहीं, लेकिन मेनली हम नेचुरल फैक्टर्स पर भी डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉटन की क्रॉप बो दी तो हमें नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट को भी देखना होगा। तो इसीलिए हम इस प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। तो अब आगे बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो इसमें वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें नेचुरल प्रोडक्ट्स, यानी प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके उसको दूसरे फॉर्म में बदल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन फाइबर को हम कॉटन प्लांट से निकालते हैं। अब ये तो हो गई प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी। एंड देन फिर हम उस कॉटन फाइबर से कपड़ा बना देते हैं, तो ये अब हो गई सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी। एंड इसमें मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड होती है, सो इसलिए हम इन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। अब इसमें वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में। टर्सरी सेक्टर खुद कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो सर्विसेज ऑफर करता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन में मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होंगे उन्हें ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ये करेगा टर्सरी सेक्टर। तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड ट्रेड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं टर्सरी सेक्टर के। एंड इस टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो अब तक तो हमने एक एक करके इन तीनों सेक्टर्स की बात करी थी। अब हम इन तीनों सेक्टर्स के कंपैरिजन की बात करेंगे। अब ये जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, इसमें बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। तो अब बात आती है कि इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जो डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम काउंट कैसे करेंगे? तो इसका तरीका है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे अभी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए
आप सिर्फ इतना सुन लीजिए कि जीडीपी सम होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ईच सेक्टर इन पार्टिकुलर ईयर का। अब जैसे मान लीजिए कि एक किसान अपना गेहूं 20 रुपए किलो एक आटा चक्की यानी ग्राइंड मिल को बेच देता है और वो ग्राइंड मिल गेहूं को आटा बनाकर एक बिस्किट कंपनी को 30 रुपए पर केजी के हिसाब से दे देती है और वो बिस्किट कंपनी उस आटे से एक पैकेट बिस्किट तैयार करती है जिसका प्राइस होता है 70 रुपए। तो अब ये जो 70 रुपए का बिस्किट है ये फाइनल गुड है। तो अब जीडीपी काउंट करते समय हम सिर्फ फाइनल गुड यानी 70 रुपए के बिस्किट को ही काउंट करेंगे, गेहूं और आटे को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि गेहूं और आटा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं। ये ऑलरेडी 70 रुपए के बिस्किट में काउंट हो चुके हैं, हमें इन्हें अलग से काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मींस जीडीपी काउंट करने के लिए हमें एक साल के प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर में प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करना होता है। और अब जो पीछे जीडीपी की डेफिनेशन मैंने बोली थी, होपफुली वो आपको समझ आ गई होगी। एडिटर साहब डेफिनेशन एक बार फिर से दिखा दीजिएगा इनको। एंड जीडीपी से ही पता चलता है कि किस देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। मींस हायर द प्रोडक्शन, हायर द जीडीपी एंड लार्जर द इकोनॉमी। एंड अपने इंडिया में जो जीडीपी को मेजर करने का जिम्मा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के पास है। तो अब बात करते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स की। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये पैटर्न देखा गया कि जब वो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर थी, मींस आज से कई सेंचुरीज पहले, तो वो मेनली प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, नई टेक्नोलॉजीज आई, मशीनें डेवलप हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो बहुत सारे लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए एंड सेकेंडरी सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बनता चला गया इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में। बट फिर पिछले 100 सालों में सेकेंडरी सेक्टर से लोग शिफ्ट होने लग गए टर्सरी सेक्टर की तरफ। एंड अब इन डेवलप्ड कंट्रीज में टर्सरी सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक शिफ्टिंग पैटर्न है डिफरेंट सेक्टर्स का डेवलप्ड कंट्रीज में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी से सेकेंडरी, देन फिर सेकेंडरी से टर्सरी। लेकिन अब बात आती है क्या अपनी इंडिया में जो एक डेवलपिंग कंट्री है उसमें भी ऐसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिला है? तो इसका आंसर है कि टोटल प्रोडक्शन के टर्म्स में तो जरूर मिला है बट टोटल एम्प्लॉयमेंट के टर्म में नहीं मिला, जिसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम बात करते हैं राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन की। तो इसमें आपकी एनसीईआरटी एक ग्राफ देती है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे 1973-74 से लेकर 2013-14 इन 40 सालों में इंडिया में टर्सरी सेक्टर के प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ हुई है और उसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। जैसे कि 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था 40%, सेकेंडरी सेक्टर का 13% एंड टर्सरी सेक्टर का 47%। एंड 2013-14 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 40% से घटकर 14% पर आ गया। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 47 से घटकर 19% पर आ गया एंड टर्सरी सेक्टर 47% से बढ़कर 67% के कंट्रीब्यूशन पर पहुंच गया। सो अब बात आती है कि टर्सरी सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट कैसे होता चला गया। रीजन्स ऑफ ग्रोथ ऑफ टर्सरी सेक्टर, तो इसके
कई रीजन्स हैं, जिसमें से पहला है कि किसी भी कंट्री में जो हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रांसपोर्ट्स, बैंक, पुलिस स्टेशंस हैं, ये सब बेसिक सर्विसेज होती हैं जिसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश के गवर्नमेंट की होती है। एंड जब गवर्नमेंट इसको डेवलप या इम्प्रूव करती है तो सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर अपने आप ग्रो करता है। दूसरा रीजन है कि जितना ज़्यादा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट होता जाता है उतनी ही ज़्यादा टर्सरी सेक्टर की भी ग्रोथ होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा सर्विसेज लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, मींस सर्विस सेक्टर भी ग्रो करता जाएगा। तीसरा रीजन है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी तो कुछ लोग अलग अलग सर्विसेज भी डिमांड करने लगे, जैसे बाहर जाकर खाना, टूरिज्म, अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स, शॉपिंग्स एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स। तो इन सब में भी टर्सरी सेक्टर की काफ़ी ग्रोथ हुई। फोर्थ रीजन है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, साथ में इनसे प्रोड्यूस होने वाली सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो इस तरह से भी टर्सरी सेक्टर को राइज मिल रहा है। तो ये कुछ रीजन्स हैं रैपिड राइज ऑफ टर्सरी सेक्टर्स के। अब बात करते हैं वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड की। अब जैसे हमने पीछे बात करी थी कि इंडिया में जीडीपी कंट्रीब्यूशन में तीनों सेक्टर्स में चेंजेस वैसे ही हुए हैं जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में हुए हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है। ये आप अपनी एनसीईआरटी के 1977 एंड 78 एंड 2017 एंड 18 के ग्राफ से देख सकते हैं, जहां 1977-78 में प्राइमरी सेक्टर 71% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के साथ टॉप पर था, वहीं 40 साल बाद भी प्राइमरी सेक्टर 44% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के साथ टॉप पर ही है। वहीं सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर जिनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो 85% के अराउंड है, बट उसमें 50% से भी कम लोग एम्प्लॉयड हैं। एज अ रिजल्ट 50% से भी ज़्यादा लोग अपनी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर्स में काम करते हैं, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/6 है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जिस सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, मोर देन 50%, तो उसका प्रोडक्शन यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना लो कैसे है। तो इसका रीजन है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स अगर मान लीजिए किसी काम को कुल 5 लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए 3 ही लोगों की ज़रूरत है, बाकी के 2 लोगों को अगर काम से निकाल भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सिनारियो को हम डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे एंड उन 5 पर्सन्स को अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे जो काम तो कर रहे हैं, बट उन 2 एक्स्ट्रा लोगों की वजह से सभी लोग अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं। कायदे से हमें उस काम के लिए उन 2 एक्स्ट्रा पर्सन की ज़रूरत थी ही नहीं, बट वो भी क्या करें, उनके पास अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, सो उन्हें ये काम करना पड़ा। सो अब गवर्नमेंट उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके उन्हें वहाँ से बाहर निकाल सकती है। तो अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट की। अब जैसे गवर्नमेंट नए डैम्स एंड कैनाल्स बनवा दे जिससे किसानों के खेतों तक आसानी से पानी पहुंच सके, जिससे वो साल में 2 या उससे ज़्यादा फसल सेम लैंड पर उगा सकें, एंड इससे होगा ये कि उनकी फैमिली के
और मेंबर्स भी उसी सेम लैंड के लिए एम्प्लॉयड हो सकेंगे। दूसरा है गवर्नमेंट चीप लोन्स प्रोवाइड करा सकती है फार्मर्स को सीड, फर्टिलाइजर एंड अदर इक्विपमेंट्स लेने के लिए, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी एंड ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड भी होंगे। तीसरा है गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है बेटर रूरल रूट्स बनाने में, जिससे हर गांव हर जगह तक मिनी ट्रक पहुंच सकेंगी और किसान सही समय पर अच्छे दामों में अपनी क्रॉप्स बेच सकेंगे एंड साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। चौथा है गवर्नमेंट सेमी रूरल एरियाज में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे चिप्स मेकिंग इंडस्ट्रीज लाइक दिस, उनको इस्टेब्लिश कर सकती है, जिससे रूरल एरियाज के लोगों को उनको अपने ही एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। उन्हें रोजगार के लिए शहरों में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। पांचवा है गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट कर सकती है, उसने पैसा लगाकर उसको और अट्रैक्टिव कर सकती है, तो फिर टूरिज्म में भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। प्लानिंग कमीशन, जिसे हम अभी नीति आयोग बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम टूरिज्म को एज अ सेक्टर इम्प्रूव कर दें तो हम लगभग 35 लाख से भी ज़्यादा रोजगार अकेले टूरिज्म में ही पर ईयर दे सकते हैं। एंड सिक्स है अगर हम प्रमोट करें बच्चों का स्कूल जाना, जो अपनी कंट्री में बहुत कम है, क्योंकि बहुत से बच्चे या तो घर पे रहते हैं या तो एज अ चाइल्ड लेबर काम करते हैं। अगर हम उनके पेरेंट को इनकरेज करें उन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो मोर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, मोर टीचर्स की ज़रूरत होगी। सो इस तरह से बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। सेम एज हेल्थ सेक्टर के लिए है, अगर हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा नर्सेस, ज़्यादा वार्ड बॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अब इन सब जिन तरीकों की हमने बात करी अभी तक, ये सब लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट होने में समय लगता, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट 2005 में मनरेगा स्कीम लेकर आती है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करा गया एंड जिसके अंडर गवर्नमेंट रूरल एरियाज में जो लोग काम कर सकते हैं और उन्हें काम की ज़रूरत है, उनको 100 डेज की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देगी साल भर के अंदर। एंड अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में फेल हो जाती है तो वो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, मींस काम ना करने पर भी पैसे देगी। तो अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की, जिसमें है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जिससे पहले हम आपको कांता एंड कमल की स्टोरी सुनाते हैं। जो कांता होती है वो 9:30 बजे डेली अपने ऑफिस चली जाती है और 5:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, वो घर चली जाती है। एंड अगर उसे किसी दिन एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता है तो उसे उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करा जाता है एंड साथ ही महीने के एंड में उसके अकाउंट में उसकी एक फिक्स्ड सैलरी भी डिपॉजिट हो जाती है एंड उसको संडे को ऑफिस नहीं जाना होता और नेशनल फेस्टिवल्स पर हॉलीडे के साथ साल भर में 15-20 लीव और उसे मिलती हैं। और उसने ऑफिस भी एक प्रोसीजर से ज्वाइन करा था और उसे ऑफिस से निकाला भी एक प्रोसीजर के साथ ही जा सकता है। वहीं कांता को इन सब के साथ हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है कमल, जो एक किराने की दुकान पर वर्कर का काम करता है। वो सुबह 7:30 बजे चला जाता है और रात में 8 बजे घर आता है।
कभी कभी तो उससे एक्स्ट्रा काम भी ले लिया जाता है और उसे उसके पैसे भी नहीं मिलते और साथ में उसको संडे ऑफ भी नहीं मिलता। अगर वो किसी दिन छुट्टी ले भी ले तो उसके उस दिन के पैसे भी कट जाते हैं एंड उसे उसका मालिक किसी भी वक्त जब उसका मन करे तो उसे नौकरी से निकाल सकता है और उसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी कोई अन्य चीज़ें भी नहीं मिलती। अब इन दो स्टोरीज में जो कांता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, वहीं कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो अब आपको कुछ दोनों सेक्टर्स में डिफरेंस समझ आया होगा, जो अब हम आपको लिखवा भी देते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के थ्रू एंड साथ में वो गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करते हैं, जैसे मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट एक्सेट्रा। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर ना तो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं और ना ही गवर्नमेंट के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी रहती है, वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स टाइम ऑफ वर्क होता है एंड अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे भी करा जाएगा। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर अपने वर्कर्स को सेवरल अदर बेनिफिट्स भी देते हैं, जैसे पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपने वर्कर्स को ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड कराते। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होती है, वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को पुअर वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना बहुत बेटर है इन कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्यों नहीं मैक्सिमम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते। तो इसका रीजन है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें काम करने के लिए हाईली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सबको ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं दिया जा सकता। एंड साथ में आजकल जो कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्कर्स को ना तो जॉब सिक्योरिटी देती हैं ना ही गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करती हैं, इसलिए मैक्सिमम लोगों को ना चाहते हुए भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही काम करना पड़ता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जब इतने सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठा सकती है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो पहले बात करते हैं रूरल एरियाज़ की। जो रूरल एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेनली लोग आते हैं वो बेसिकली होते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसियंस लाइक कारपेंटर एंड ब्लैक स्मिथ। ये सच के आर्टिस्ट हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर क्रिएटर एंड आर्टिस्ट लिखकर लिपसिंग करने वाले नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले 80% हाउस होल्ड्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही होते हैं, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टाइमली इन फार्मर्स को सीड डिलीवर कर सकती है, जिससे वो सही समय पर अपनी फसल बो सकें एंड गवर्नमेंट उन्हें चीप लोन्स, एग्रीकल्चर इनपुट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है। साथ में गवर्नमेंट मार्केटिंग आउटलेट भी ओपन कर सकती है, जहां वो किसान अच्छे दामों में अपनी फसलों को बेच सकें। ये तो बात हो गई रूरल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के सपोर्ट की। अब बात करते हैं अर्बन
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के सपोर्ट की। तो अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बेसिकली वो लोग आते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट्स में, मींस जिन्हें कभी कभी काम मिलता है, जो रैक पिकर्स हैं, गारमेंट्स मेकर हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये सब लोग अर्बन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। अब गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने के लिए जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकती है, उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में सपोर्ट कर सकती है। अब जब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी तो उनमें इंगेज वर्कर्स को भी रेगुलर काम मिलेगा, हाई पे मिलेगा। साथ में गवर्नमेंट कैजुअल वर्कर्स मींस जिन्हें रेगुलर काम नहीं मिलता, उनके सपोर्ट में कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बना सकती है जिससे उन्हें रेगुलर काम मिले। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में एक कंसर्निंग पॉइंट ये भी है कि जो SC, ST एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग खुद को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पाते हैं। उन्हें इरेगुलर वर्क्स और लो पे के साथ सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो अर्बन एरियाज में हो या रूरल एरियाज में। इसलिए हमें और हमारी गवर्नमेंट को इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को हर पैरामीटर पर सपोर्ट करना होगा, तभी हम एक इकोनॉमिकली एंड सोशली डेवलप्ड कंट्री बना सकेंगे। तो अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की, जिसमें आता है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में सारे एसेट्स गवर्नमेंट खुद ओन करती है एंड गवर्नमेंट ही सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जिसमें उसका मेन मोटिव होता है कि वो हर सिटीजन को नो कॉस्ट या रीजनेबल कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि सभी के बेसिक नीड्स पूरे हो सकें, जैसे रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को इतना पैसा कहाँ से मिलता है जो वो ये सब सर्विसेज रीजनेबल कॉस्ट या नो कॉस्ट पर प्रोवाइड करा पाती है। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट पैसा हम ही लोगों से लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड अदर वेज के थ्रू, एंड उन्हीं पैसों का यूज करती है हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। वहीं प्राइवेट सेक्टर में सारे एसेट्स या तो कोई इंडिविजुअल ओन करता है या कोई एक कंपनी, एंड यही लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के लिए। एंड इनकी सर्विसेज का प्राइमरी या कहें मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो रिलायंस, टाटा, बजाज जैसी कंपनीज हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या सर्विसेज लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, डैम एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग ये सब प्राइवेट सेक्टर्स प्रोवाइड नहीं करा सकते? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। इसका रीज़न है कि इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होती है जो बियॉन्ड द लिमिट है प्राइवेट सेक्टर्स के। एंड अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी के पास इतना पैसा है भी तो वो रीजनेबल प्राइस पर क्यों ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी? उसका तो मोटिव होगा प्रॉफिट खोजना, जिससे बेसिक नीड की सर्विसेज के भी दाम बहुत बढ़ जाएंगे और बहुत सारे लोग अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पाएंगे। इसलिए इन सब सर्विसेज को गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड करती है और ये इंश्योर करती है कि ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ ईच एंड एवरी सिटीजन को अवेलेबल हों। तो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। थैंक यू, पढ़ते रहें।